अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर डेडलॉक फ़िलहाल बरकरार है। केपी हुकूमत कह रही है कि नाकिस गाड़ियां हैं और हमें नाकिस गाड़ियां दी गई हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जबकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमने खुलूस दिल के साथ ये गाड़ियां भेजी थी और जो पूल हमारे पास मौजूद था उस पूल में से ही इन गाड़ियों को भेजा गया था। वो कह रहे हैं कि ये जो फैसले हो रहे हैं इनकी एक ही वजह हो सकती है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई केपी गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही है। इस हवाले से एक तो हम बात करेंगे कि पुरानी गाड़ियां कह के क्या गाड़ियां वापस भेज देनी चाहिए थी। इस पर गवर्नर केपी ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि चले जो भी मसाइल थे आप ये गाड़ियां रख लेते और मज़ीद के लिए कोशिश करते रहते तो ये तजवीज़ भी बुरी नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला केपी कह रहे हैं कि हकीकी मानों में अब आप तब्दीली देखेंगे सूबे में। जब वो ये बात करते हैं हकीकी मानों में तब्दीली की तो पिछले 13 साल जो हैं उनके ऊपर भी सवाल उठता है कि जिस तब्दीली की या जिस मसले की वो बात कर रहे होते हैं तो फिर क्वेश्चन भी पीटीआई की गवर्नमेंट से ही हो रहा होता है। तो इस पर बात करेंगे, क्या केपी के जो ये नए वज़ीर आला हैं ये जब कोई ऐलान करेंगे तो हम अली अमीन गंडापुर, परवेज़ खटक या महमूद खान के जो फैसले थे उनके ऊपर इनको भी तनकीद का निशाना बनाएंगे या नहीं, इनको कुछ टाइम देना चाहिए, पहले देखते लें इन्होंने क्या किया, उसके बाद चलें अगर काम नहीं होगा तो तनकीद की जाए। इस पर भी बात करेंगे। पहली सहमाही में तनख्वाहदार तबके से 130 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है, जो कि ताजिरों, एक्सपोर्टर्स और थोक फरोशों के मजमूई टैक्स से भी ज़्यादा है। यानी कि तनख्वाहदार तबके से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है और पिछले माली साल के मुकाबले में इस साल वैसे भी हदफ ज़्यादा रखा गया था कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना है तनख्वाहदार तबके से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ख़त के हवाले से भी हम बात करेंगे। सोने की ऊंची उड़ान पर भी लाजमी तौर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब, बुलेट प्रूफ गाड़ी मामला है, ये इशू वैसे बनना चाहिए था। गाड़ियां गई, उन्होंने कहा जी कि यूएन के पास ये गाड़ियां थीं और ये नाकिस गाड़ियां थी उस हमले के पास थीं। वो कह रहे हैं कि जी कि आप क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, एक ही रीज़न नज़र आती है कि आपने ये वापस कर दी हैं। और गवर्नर के भी बहुत अहम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये आप रख लेते और इससे बेहतर के लिए कोशिश करते रहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि एक गाड़ी का इशू, लेकिन उस इशू ने बिल्कुल सारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया। बस मैं एक बात करता हूँ, आज तलाल चौथ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ जी, ऐसे ही है। तलाल चौथ साहब को सीधी बात करनी चाहिए थी कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, अगर इसमें कोई ख़राबी है तो वो ठीक हो सकती है। तलाल चौथ साहब ने इसके साथ साथ कहा सुहेल बुज़दार। हाँ जी, ये कहा उन्होंने, टर्म यूज़ की। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, किसी के नाम को बगाड़ना और ख़ासकर उस सूबे के वज़ीर आला को जो अभी आपको शिकस्त दे के आया है, उस सूबे का वज़ीर आला जो भी मुंतहिब हो के आया है, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने मुसाहलत के साथ चलना है, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। होना भी ऐसे ही चाहिए। दहशतगर्दी के मामले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना, जरूरत भी यही है, जरूरत भी यही है और होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हुकूमत होती है। हुकूमत को अपनी अगर टॉन नीचे रखनी केपी के गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है तो जनाब वफाक की हुकूमत भी स्टेक होल्डर है। ऐसे ही है। आप नेशनल एक्शन प्लान को देख लेना, तो आप अगर एक मिनिस्टर खड़ा होके सुहेल अफरीदी की बजाय वो कहे जनाब सुहेल बुज़दार, तो इसका मतलब क्या है? आप किसी के नाम को चेंज करें तो आप उसको तमाचा मारते हैं। मैं इसको गाली इसलिए नहीं कहता कि टीवी पे बैठा हूं मैं। आप उसके नाम को बिगाड़ने का मकसद क्या है? वो तो उनकी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस पर आपने कौन सा परफॉर्मेंस देख लिया? आपने आप साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या कितने दिनों में हो गए? 50 दिनों से हो गए, 5 साल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किसी और चीज पे करने आ रहे हैं भाई, इसमें आप सबको तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। ठीक है, आपको प्यार मोहब्बत कर से बात करनी होगी, आपको जोड़ना होगा सबको, तोड़ना नहीं होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मुझे लगा है कि जनाब वो तोड़ना चाहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा है कि गुस्सा दिलाना चाहते हैं। चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। बात गाड़ियों की थी ना,
अगर उनको नई अच्छी गाड़ियां लगी। उन्होंने कहा क्या है वो एक दफा सुना देते हैं कि उनका मौकिफ क्या था। वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियां पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है। मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं और कहा यह गया कि ये गाड़ियां नकारा हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। इस गाड़ी की कमो बेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है? एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नजर आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपने इसीलिए पिछले 13 साल में वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते। और दूसरी, सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। जी राना साहब, एक तो चलें ये सुहेल बुजदार वाली बात, लेकिन ये जो गाड़ियों वाला मामला है, आप समझते हैं कि वापस करनी चाहिए थी? अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो फिर क्या जरूरत है, नई है या पुरानी है? मैं कह रहा हूं नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी। ये मैं खुद भी, मैंने कल भी कहा था जी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद इस हालात को सीधा करना चाहिए था या ख़राब करना चाहिए था? ठीक है, हुकूमत देखें, वफाकी हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। बिल्कुल, हमेशा होती है, हमेशा होती है किसी की। अब अच्छा, आप ये बात कर रहे थे कि 13 सालों में, तो फिर आप मुआवजा करके देखें ना कि किसकी हुकूमत में दहशतगर्दी कम थी, उस मुआवजे को भी सामने ले आए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ाई हुई तो लाल साहब को पेश कर दिया गया। तो लाल साहब ने, याद है ना जी, जो अल्फाज बोले। अब जिसके खिलाफ भी होती है, आप वो बुजदार है ना, आप उसको कह रहे हैं जी बुजदार जैसी, आप ये कहते हैं कि उसकी पोजीशन उस्मान बुजदार जैसी होगी। ठीक है, जी यही कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा, उसने कहा सुहेल बुजदार लगा दिया। वो कहना यही चाह रहे हैं ना कि वो कह देते यार वो कौन से पहली जमात के तालिब इल्म है सर, इसी तरह फिर अब वो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाते तो शायद ज्यादा ही आज ही लड़ाई शुरू हो जाती। नहीं, शुरू तो कर दी है। अब उसके बाद बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है, गाड़ियां नहीं वापस, ये गाड़ियां वापस नहीं जाएंगी, अगर जाएंगी तो फिर वापस आ जाएंगी। अच्छा, मामला तय हो जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। असल मामला है कि ये चीजें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्या कोई इसको ठीक करना चाहता है? क्या कोई चाहता है कि हम उस सूबे को जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है, उसके साथ उसका स्टेक होल्डर, जी देखें उसको अवाम ने मुंतखब किया है ना। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अवाम, आपने तो अभी तक वहां से, अगर इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो आपके सामने नहीं है। जो माले गनीमत में मिला, अगर उसके सर पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके सामने है। तो इसलिए ऐसी चीज जो है ना, वो बिल्कुल जो है वो मैं नहीं समझता कैसे बना। अच्छा, इसमें इससे थोड़ा सा और चल जाते हैं। अगर एक बंदा गलती करता है तो बड़े उसे समझाते हैं, बड़े डांट के भी समझाते हैं, लेकिन बड़े उसे ये नहीं कहते चलो तगड़ा हो जा, ठीक है, ये बात नहीं कहते। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, ये वाला एक तो मामला है कि एक तो मुलाकात भी नहीं हो रही है, फिर उस वजह से भी कुछ तलखियां हैं। अगर मुलाकात करने दी जाए तो आप समझते हैं कि ये तलखियां भी कुछ कम हो जाएंगी? जाहिर है फिर ये स्टांस कम अज़ कम नहीं रहेगा कि अगर मेरी मुलाकात करने दी जाती तो फिर ये हो जाता, अगर मुलाकात हो जाती तो ये हो जाता। वो अगर का जो फैक्टर है ना, वो अंदर से एलिमेंट निकल जाएगा। आज भी जेल में मुलाकात के हवाले से कोई बात हुई है? आपको कुछ खबर भी है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात की इजाज़त मिलेगी जुमेरात को? सुहेल अफरीदी को जुमरात को इजाज़त मिलेगी या नहीं, ये तो अदालत ने फैसला करना है, लेकिन मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही एक ऑर्डर मौजूद है और वो लार्जर बेंच का है जिसमें 3 जजेस होते हैं, और अब ये जज सुन रहे हैं वो एक जज हैं। तो जो लार्जर बेंच का ऑर्डर है इस वक्त भी फील्ड में है, और उसके मुताबिक जुमरात के दिन 6 लोग जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि पीटीआई की लीडरशिप में से जो लोग हैं, उनके नाम पहले अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजे जाएंगे और जुमरात के दिन वो मुलाकात करवाएंगे। वो मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, तो ऑर्डर मौजूद है, अब अदालत उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाती है ये देखने वाली बात है। दूसरी जो बात है वो सुहेल खान आफरीदी की मुलाकात का मामला जुमरात के दिन हमें पता चलेगा, लेकिन आज जो मुलाकात है वो बैरिस्टर गोहर की भी नहीं हुई, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की भी नहीं हुई, बहुत सारे इनके लोग जो जिनके नाम दिए गए थे उनकी नहीं हुई, लेकिन एक मलक फैसल है एडवोकेट जो GHQ केस में इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी मुलाकात हुई है, और 2 बहनों की हुई है। अलीमा खान की मुलाकात भी आज जो है वो नहीं हुई। 35 मिनट की ये मुलाकात थी,
चार चीज़ें बुनियादी तौर पर वहाँ पे जो हमारे ज़राए बताते हैं कि डिस्कशन हुई है। एक तो इमरान खान साहब ने पार्टी के MNAs, MPAs, लीडरशिप सबको कहा है कि जी मेरे केसेस जब जहाँ जिस अदालत में लगे हों वहाँ आप जो पहुँचें और वहाँ पे भरपूर आपकी जो वो स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए। दूसरी उन्होंने मैंडेट की बात की। सुहेल खान अफरीदी मुलाकात से रोकने के मामले पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि क्यों मुलाकात से रोका जा रहा है, और वो ये कह रहे थे कि मैंडेट जब हमें यानी कि PTI को दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, अवाम ने, तो उसके बाद फिर मैंडेट को हम ही जवाब दें हैं अवाम के हम डिलीवर करेंगे या नहीं, तो इसलिए मेरे से मुलाकात जो है वो करना ज़रूरी है। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बात की। जो स्टांस उनका है वो उन्होंने दोहराया है और वो ये कहते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए। वो हमसाया है और ये नुकसान होगा आगे चलकर हमें अगर ये ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। अच्छा राना साहब, ये जो महंगाई का मामला है इस पर हम बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई हुकूमती MNAs भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कुछ बैक स्टेप कर रहे हैं, मतलब कि बैक फुट पे जा रहे हैं। अगर इलेक्शन में आज उनको जाने का कह दिया जाए वो जाएंगे? मैं ये आपको हल्फन कह रहा हूँ, मेरी कई हुकूमती MNAs से बात हुई। अच्छा। और ये मैं 3-4 दिन से उनसे मुख्तलिफ लोगों से ठीक है। उन्होंने कहा भाई सैलाब ने हमारी कमर तोड़ दी, महंगाई ने एक पहाड़ हमारे ऊपर गिरा दिया, ठीक है, और इख्तियारात हमारे पास इतने हैं कि हमारी मर्जी से चीज़ें नहीं हो रही। उनके हल्के में या हुकूमत में? उनके हल्के में। अच्छा। उसने क्या, हम मुझे बताया लोग हमारे पास डेरों पे आते हैं जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर तबाह हो गए, वो कहते हैं जनाब इतने पैसों से कुछ नहीं बनता। कहते उसके बाद लोग आते हैं कि आज के दिन तक लोग टूटे हुए घरों में हैं, बहुत से इलाकों में आज के दिन तक लोग खैमों में हैं। उन्होंने कहा महंगाई का ये आलम है कि हम अपने डेरों पर बैठना छोड़ गए हैं। लाहौर के एक MNA, सियासी आदमी जो है वो अपने सियासी डेरे पे नहीं बैठ पा रहा है। लाहौर के एक MNA ने कहा, उसने कहा जी हमें तो लगता क्या है हम तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, लड़ेंगे ही नहीं? मैं कहा यार आप तो जीत ही जाएंगे जैसे मर्जी। तो उसने कहा जी क्या पता हालात वो होते हैं कि नहीं होते। ये सूरत हाल है हुकूमती MNAs की, और यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लोगों की भी। अच्छा। वो भी कहते हैं हमारे साथ लेबल तो लग गया ना, क्या मिताद के। देखें मैं इस पे तारड़ साहब एक बात करूं जी। एक यहाँ पे गवर्नर होते थे चौधरी सरवर साहब। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी साहब का ही थे। सबके चौधरी सरवर साहब जब गवर्नर थे तो उन्होंने अपने बतौर गवर्नर हुकूमती पैसे नहीं, ज़ाती हैसियत से उस शख्स ने पूरे पंजाब में साफ पानी के प्लांट लगवा दिए। आबे पाक अथॉरिटी भी आपको याद होगी, ये तो हुकूमती लेवल पे थी, उन्होंने अपने तौर पे कर, और आज के दिन तक वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा गवर्नर भी कमाल के आदमी है। जी जी। इन्होंने गवर्नर हाउस को आम आदमी के लिए खोला। जी। उन्होंने भी ऐसे किया। यस। अच्छा, उन्होंने भी आम आदमी के लिए खोला। जी। इनकी भी बड़ी खिदमत है, मैं इनको बड़ा सलूट करता हूँ कि ये अवामी गवर्नर है। जो मौजूदा हमारे हैं ये बहुत अवामी गवर्नर है। लेकिन सरवर चौधरी की, मैं अभी महंगाई की बात हो रही थी ना, जो इक़्तिदार में होता है ना उसके पास बड़ी ताकत होती है। हाँ जी। उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल की, उन्होंने पैसे मंगवाए। हाँ जी, ऐसे ही है। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे मंगवाए, अपने पैसे डाले, अपने बेटे से कहा, अपनी बीवी से कहा, अपने सोर्स इस्तेमाल किए, और वहां पर उन्होंने साफ पानी का बंदोबस्त किया। क्या ये हमारे MNA नहीं कर सकते? पता नहीं क्यों नहीं कर सकते। क्या हमारे MPA नहीं कर सकते? और सर ये जाती, और आज के दिन तक आ रहे हैं। मुझे आज एक शख्स का फोन है, मैं इसलिए आज ये बात कर रहा हूँ, मुझे आज एक शख्स का फोन आया, उसने कहा यार हमारे इलाके में पानी जो आता था ना वो इतना गंदा था कि उसका रंग इस तरह लगता था मोबिलाइज आता है। अच्छा। फिर उसने कहा जनाब बड़ा अपने MNA MPA सबके पास गए, कुछ नहीं हुआ। तो हमने चौधरी सरवर से, वो मैं कहूँ कितने ने चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा जनाब हमने उनके फोन रब्ता किया तो ये आप हमारे उधर आके एक प्लांट लग गया है, हम कम से कम पीने के लिए भी और कई दफ़ा नहाने के लिए भी
मैंने कहा वहाँ से ले जाते। राना साहब, जीएसपी प्लस का स्टेटस हो उसके लिए काविशें की हो, या ये जो आप कह रहे हैं उस पर जो टीम्स थी वो सर्विस कर रही थी, वो देहातों में जा रही थी, और देहातों में इस तरह नहीं हो रहा था कि एक चौधरी ने कहा है तो जी के उधर लगा दिया गया, ऐसा नहीं हो रहा था। जिधर वो टीम देख रही थी कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और फिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है, वहाँ पर लगाए गए। हम कॉलोनी में 2 लग गए। हाँ जी, ऐसे ही है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के इकदाम अगर आप लोग गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट में बेहतर करने चाहिए, और कोई तशहीर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। मैं भी कह रहा हूँ, मौजूदा हमारे जो हैं गवर्नर साहब, इन्होंने महफिल नात कराई, हाँ लोगों को उम्रे के टिकट दिए, ऐसे बिल्कुल आम आदमी जाता है, उनकी बात सुनते हैं। यार ऐसे हुक्मरान होने चाहिए। MNAs के पास अगर एक इलेक्शन लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपया होता है तो यार इस कौम के लिए भी 5 करोड़ लगा दें। बिल्कुल इन्हीं के वोट बनने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पूरे पाकिस्तान में जिस शख्स ने फिल्टर प्लांट लगाए हैं उसने अपनी आखिरत भी सवाल ली है, आखिरत भी सवाल, सरवर ने अपनी आखिरत भी सवाल ली है। और ठीक है, एक बंदा इस वक्त किसी जो है हुकूमती ओहदे पर नहीं है, खामोशी से काम कर रहा है, तो अगर आप लोग काम कर सकते हैं तो काम, बल्कि वो विजन तो होना चाहिए कि आपका अगर विजन होगा, आपको पता होगा कि साफ पानी का मसला है, तो फिर ही आप ये काम करेंगे। हमें तो इजाजत नहीं है ना। नहीं तो इस पाकिस्तान में अगर पहले नंबर पर फलाई इदारों को इनाम मिले ना तो मदीना फाउंडेशन को मिले। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं जी हमारी कोई आप बात भी ना करें। इतने कमाल के हमारे मदीना फाउंडेशन वाले हैं और इतना कुछ करते हैं कि जिसकी सोच। राना साहब, हकीकी तौर पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारा नाम ना आए, बस काम होता रहे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो काम है। साकिब साहब, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सीनियर जजेस 2 जो हैं उनकी जानिब से कोई ख़त का मामला है और एतराज़ात हैं। ये एतराज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे है या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी कोई एतराज़ है? हमजा, ये तकरीबन 18 अक्टूबर को ये एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था, जिस इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसमें तरमीम की गई थी। ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही अहमियत का हामिल होता है हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, यानी कि अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कर सकती है। तो इसलिए ये ज़ाब्ता अखलाक बहुत अहमियत का हामिल है, और इसमें ख़ास तौर पर जजेस को पब्लिक जो जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तकारीब में, आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज पे जस्टिस मंसूर अली शाह, इसी तरह मिसिंग पर्सनस के केसेस में जस्टिस अतर मिनल्ला पिछले दिनों इस्लामाबाद में थे। मुख्तलिफ जो है वो इस किस्म की तकारीब जो होती हैं तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, तो उनमें वो जाते हैं, वो बात करते हैं, लिखते हैं, कोई भी जो है वो कमेंट करते हैं। उन तमाम से रोक दिया गया है कि जजेस ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर सकें। पिछले दिनों 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो वहाँ आते जाते उनसे जो सवालात मीडिया ने किए तो इक्का दुक्का ने उसके जवाब भी दिए, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। और इवन ये कहा गया है कि कोई अगर आईनी जो तशरीह का मामला हो, कानूनी मामला हो, इसके बावजूद आप जो है उस पर बात नहीं करेंगे। आपका काम सिर्फ जो है वो जजमेंट लिखना है और जजमेंट के जरिए बोलना जो है वो जज का काम है। तो इस सारे तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने जो है एक 13 अक्टूबर को खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, फिर 17 अक्टूबर को खत लिखा। उसमें 2 पॉइंट्स थे। नंबर 1 पॉइंट ये था कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जिनके खिलाफ केस पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एज ए मेंबर के तौर पर ना बैठे। अच्छा। एक ये उनका इतराज था और उसमें उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर के इजलास में वो ना बैठे। दूसरा इतराज, ये जो सारी जो कवायद ज़वाबत मैंने आपको बताया, जो पाबंदियां लगी हैं जजेस पर, उन पाबंदियों से मुतल्लिक है कि इन पाबंदियों की आड़ में फ्यूचर में या मुस्तकबिल में इसको इस्तेमाल करके उन आज़ाद जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी जजमेंट्स जो है एग्जेक्टिव या हुकूमत के खिलाफ होती हैं। आने वाले वक्त में ये उनके खिलाफ इस्तेमाल भी जो है वो हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये उनके खिलाफ जी 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 कर लें फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। तो फिर मुझे एक बात बताएं, ये जो लाइव चल रहा है सारा कुछ चलता है, तो ये भी तो गुफ्तगू है ना, ये भी तो कानून है ना, तो इस पर भी तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, तो फिर वो क्यों हो रहा है? देखिए ना, जब आपने पाबंदी लगानी है किसी जो ऑब्जर्वेशंस की बात आप कर रहे हैं, जो अंदर ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, जी बिल्कुल। अच्छा। वो भी तो होता है ना। मसलन आप मोहतरम ने कहा कि आज अमीनुद्दीन साहब ने
उन्होंने कहा जी हमारी हिम्मत है कि हम झूठ सुन रहे हैं। हाँ। ये खबर नहीं है तो क्या है? वैसे ये अच्छा, वैसे साकिब साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है राना साहब का। ये ऑब्जर्वेशन है या फिर इसको फैसला ही समझा जाएगा कि मतलब कि आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया? फिर फैसला दे दिया, ये तो माइंड डिस्क्लोज नहीं हो गया? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन ही आप इसको कहेंगे। वो असल में जब बार बार बात होती है, तनकीद होती है, मुख्तलिफ फोरम्स पे तनकीद होती है, आइनी बेंच पर या 26वीं आइनी तरमीम पर, तो उस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो उस पर ऑब्जर्व करके जो इससे लिंक पॉइंट बनता है, जो राना साहब लिंक कर रहे थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी तो ऑब्जर्वेशन है ना कि जो रोका गया है ज़ाब्ता अखलाक से, अगरचे जुडिशल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके दौरान ये नहीं होता, लेकिन जो 2 जजेस ने पॉइंट आउट की है चीज़ें, उनमें ये भी है कि ये तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, लाइव प्रोसीडिंग्स में भी आते हैं। तो उनको फिर आप कैसे जज करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि ये उस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, उसको अलग कैसे करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से अगर देखा जाए तो ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मामला है तो उस पर भी इख्तलाफात हैं, और अगर इजलास हो रहा है तो उसमें वज़ीर आला नहीं आ रहे हैं। फिर बानी PTI से मुलाकात का मामला है तो वफाक उनकी बात नहीं सुन रहा है। फिर एक बात निकली थी जो वज़ीर आला KP ने की थी कि मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मैं पूछ के आपको बताता हूँ, जिसकी तरदीद आ गई थी। ये सारे मामलात, और फिर जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ बात सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर चुकी है और अब वो अपोजिशन में बैठेगी। सारे मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो इस पे बता दें कि ये क्या मसला है, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाला है। पुरानी गाड़ियाँ थी, पहले भी ज़ेरे इस्तेमाल रहीं, आप लोगों ने चेक करवा लिया था कि ये उनकी इफादियत जो है वो उसी तरह से है और चेक करवा के भेजी थी? आगे से एतराज़ क्या आया है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि कोई नई गाड़ियां तो हुकूमत ने अभी खरीदी नहीं है, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो वही हैं जो मौजूद हैं, जो आपके पास मौजूद होती हैं, तो उसी पूल के अंदर से उनको गाड़ियां दी गई। और देखिए, इशू गाड़ियों का नहीं है, इशू मसला बनाने का है। और जब आपने मसले बनाने हो तो फिर आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आप इशू क्रिएट कर सकते हैं, खबर क्रिएट कर सकते हैं और एक लड़ाई का तासुर दे सकते हैं। देखिए, अगर सूबाई हुकूमत अपनी डोमेन में रहते हुए अपना काम करे तो कोई लड़ाई नहीं है। मसलन लॉ एंड ऑर्डर सूबे की जिम्मेदारी है। अगर पंजाब में 19 अजला के अंदर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं तो ये उनका काम है, उनकी है। और अगर KPK के अंदर जो है वो 18 साल की ताखीर के बाद सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप इसको यही कहेंगे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो नहीं है। और तवज्जो हटाने के लिए आप ये कहें कि जो डिप्लोमेटिक मामलात हैं वो हम करेंगे, जो उनका काम नहीं है, और जो उनका काम है कि सेफ सिटी के प्रोजेक्ट करें वो ना करें, तो ये एक अच्छा तरीका बन जाता है कि आप अपनी मिस गवर्नेंस को छुपा लें। तो मैं समझता हूँ कि KPK का और वफाक का मसला कोई नहीं है। मसला ये है कि गवर्नेंस है 0/0 और आपने लोगों की तवज्जो हटानी है। तो इस पॉलिसी के तहत जो है वो CM KPK चाहते हैं। अच्छा राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मसाइल का नहीं करने चाहिए, वफाक को अपना काम और सूबों को अपना काम करना चाहिए। वज़ीर आला KPK की नामजदगी हुई, इलेक्शन के लिए जमहूरी अमल के ज़रिए आप उन्हें फारिग कर सकते थे। आपके वज़ीर इत्तलात आए मैदान में और उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपके मुख्तलिफ मिनिस्टर मैदान में आए और उन्होंने उनके बनने से पहले ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी। तो आगाज़ अभी वो बने नहीं थे तो आप लोगों की तरफ से शुरू हो गया। अगर आप उसी को जमहूरी तरीके से आते और जमहूरी तरीके से उन्हें इलेक्शन हराते, जमहूरी तरीका आप इस्तेमाल करते, तो क्या ये बेहतर ना होता? जब बनने से पहले ही आगाज़ तोपों के गोलों की तरह हुआ तो फिर आगे तो यही इंजाम होना था। देखिए राना साहब, अगर जमहूरियत ना होती
या अभी क्योंकि केपीके का कैंडिडेट जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो सीएमशिप जीत गया, इलेक्शन जीत गया, तो अब तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि हमने मौक़िफ़ रखा कि हम जो है सीएम नहीं बनने देंगे और हम हुकूमत वक्त जो है वफाक में वो हार गए। तो मैं समझता हूँ जमहूरियत की अपनी इससे होगी कि जमहूरियत थी और ऐसी जमात जो वफाक में अपोजिशन में है और जिसके कैंडिडेट भी आज़ाद थे, आज़ाद हैसियत में थे, वो जीत गई। तो वहाँ फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, इससे यही साबित होता है ना। तो ये तो एक पॉजिटिव बात होगी। देखिए दूसरी बात आपने कही कि हमने मौक़िफ़ रखा, हमने मौक़िफ़ नहीं रखा सुहेल आफरीदी के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब बहुत सारी तकारीर करते रहे, बहुत सारे मौक़िफ़ उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में रखे, अपनी सूबाई हुकूमत में रखे, और उनका जो लबो लहजा था या जो उनका जो तर्ज सियासत था वो सबके सामने था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वफाक ने एक मौक़िफ़ रखा और वो वफाक ने वो मौक़िफ़ लिया। बहरहाल वफाक को शिकस्त हुई और केपीके के अंदर पीटीआई ने अपनी हुकूमत बना ली। तो ये अच्छा राना साहब, सिंपल सा फिर आगे साकिब साहब ने आना है। यही लबो लहजा जो है आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है, तो क्या आप उनके लिए भी कुछ ऐसा ही कहेंगे? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बिल्कुल वो इस्लामाबाद मार्च करने की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब हमारे साथ चले और पीडीएम के दौर में हमारे कोलिशन पार्टनर थे, तो हम मौलाना साहब के साथ इंगेज करने की भरपूर कोशिश करेंगे और उनको मनाने की भी कोशिश करेंगे। एंगेजमेंट तो जो सीएम केपीके हैं उनके साथ भी वफाक ने की, उनको दावत दी एक मीटिंग के अंदर, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो एंगेजमेंट तो हम बिल्कुल, जहां गर्मी होती है वहां जब मुल्की मामलात आते हैं और आईनी मामलात आते हैं तो हम सियासत को अलग कर देते हैं और हम वो जो रोल है, जो एक सीट का जो तकद्दस है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर पीटीआई समझती है कि नहीं चलना तो वो उनका जो है वो फैसला है। लेकिन हम तो बिल्कुल मौलाना साहब के साथ भी इंगेज करेंगे और अब क्योंकि वो सीएम केपीके बन गए, ये वहाँ की अवाम की चॉइस है। ठीक है राना साहब, ये आपको सुनाते हैं। साकिब साहब, पहले असद कैसर साहब आज एनएफसी अवार्ड के हवाले से नाला नजर आ रहे थे, वो सूबे का हिस्सा मांग रहे हैं। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुना देते हैं राना साहब को, फिर साकिब साहब आप प्लीज सवाल कर लीजिएगा। एक बात चल रही है, वफाकी हुकूमत ने कुछ नाकारा गाड़ियां जो मेरे ख्याल में केपीके की पुलिस को दी है, इसकी बड़ी मीडिया पे खबरें भी चलाई। और अभी जिस तरह मैंने एक मिनिस्टर को सुना, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, उसने जो अल्फाज बुलाए मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और वो ये समझते हैं कि शायद हमने कोई बहुत बड़ी गलती की। हम सिर्फ वफाक से, मियाँ शहबाज शरीफ से ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आइन के अंदर जो हुकूक है, यानी सबसे पहला हमारा हक है कि जो NFCA वार्ड के मुताबिक हमारे शेयर्स हैं वो अभी तक नहीं मिल रहे। जी साकिब साहब। राना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत जो सुहेल खान अफरीदी हैं उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवा रही? क्या डर है? मैं 2-3 रोज़ कबल 2018 के अखबारात देख रहा था, ख़ास तौर पर मैंने खंगाले कि तब क्या होता था जब नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई। उसके बाद उनकी पार्टी के जो है वो दर्जनों लोग एक मुलाकात करते थे अडियाला जेल में, फिर कोट लखपत जेल में। एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें ये जो अचकजई साहब हैं, महमूद खान अचकजई, इनकी मुलाकात भी हुई थी, जिनकी मुलाकात जो है वो पीटीआई से हटकर किसी की मुलाकात इमरान खान से आज तक नहीं करवाई गई। उस वक़्त मुलाकातें, कन्विक्शन भी थी, पॉलिसी भी, सारा कुछ, डायरेक्शन, शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ अंदर बैठ के नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ वो ठीक कर रहे थे, वो पार्टी के लीडर थे। केस तो बनते रहते हैं, सजाएं होती रहती हैं। तो क्या वजह है कि क्यों नहीं आपकी जमात या हुकूमत में मुलाकात करवा रही इमरान खान साहब से? देखिए, इसके अंदर खान साहब से ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि रिकॉर्ड मुलाकातें पीटीआई के वर्कर्स की, उनकी फैमिली मेंबर्स की और दीगर लोगों की मुलाकातें होती रही हैं खान साहब के साथ, नंबर 1। देखिए, नंबर 2 ये है कि खान साहब करप्शन की सज़ा जो है वो काट रहे हैं और 14 साल की उनको जेल हुई है। उनके ऊपर दीगर और भी केसेस बने हुए। देखिए, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं है। इल्जाम तो नवाज शरीफ साहब पर भी यही था। जी, मैं उसी पे आता हूँ। दुनिया में इस चीज़ की कहीं इजाज़त नहीं है कि एक बंदा जो कन्विक्टेड हो वो जो है वो पाकिस्तान की या उस मुल्क की सियासत में एक्टिव रोल अदा कर रहा हो
और वो ये गाइडलाइन दे रहा हो कि आप बजट पास करें या ना करें या क्या करें सियासी तौर पे, तो ये देखें अब जो हुकूमत है वो रेड कारपेट नहीं दे सकती, इस चीज की फैसिलिटेशन नहीं कर सकती कि एक जेल का कन्विक्टेड राणा साहब, आदमी उस जो है वक्त जो आपकी वो पार्टी लीडरशिप की मुलाकातें होती रही हैं, आपकी पार्टी लीडरशिप की मुलाकातें होती रही हैं, कन्विक्शन होने के बावजूद, मैं फिर भी कह रहा हूं वो मुलाकातें ठीक थी। नवाज शरीफ एक बड़ी पार्टी के लीडर थे, तो कहने का मकसद यह है कि उस वक्त भी मुलाकातें होती रही, पार्टी पॉलिसीज बनती रही, क्या वो फिर गलत थी? देखिए उस वक्त कोई ऐसा जो मामला 9 में ही हुई, ना कोई नवाज शरीफ ने ऐसी हदायत दी थी कि आप अफगानिस्तान आप फलाना जो ऑपरेशन नहीं होने देंगे जो रियासत का फैसला है, या आप जो है अफगान तालिबान के साथ जाके या सॉरी टीटीपी के साथ आप मुज़ाकरात करें और ये चीज़ें करें। तो रियासत के खिलाफ जो है मियां नवाज शरीफ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। जिस तरह की ट्वीट्स खान साहब की आती हैं जो इन अदारों और रियासत के खिलाफ चलती है, तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ की फैसिलिटेशन नहीं कर सकते, और ये इस वक्त की हुकूमत का फैसला है। इस वक्त की अगर हुकूमत ने या अदालतों ने लंदन भेजने का फैसला किया था मियां नवाज शरीफ को, तो वो उनका फैसला था। बहरहाल आज बिल्कुल हम इस चीज़ को रेड कारपेट नहीं देंगे और हम इस चीज़ में फैसिलिटेशन नहीं करेंगे कि एक कैदी जो है वो मुल्क जो है एनार्की फैलाए या माहौल को और ख़राब करे। बाकी उनकी मुलाकातें अदालतों के अहकामात के मुताबिक हो रही हैं। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। काबीना का मसला है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, और अब आज बैरिस्टर गौहर ने कुछ इस किस्म की बात की है कि जिससे ये तासुर पैदा हो रहा था कि अगर मुलाकात नहीं भी होती है, एक मतलब कि मुख्तसर सी जो काबीना है वो शायद बनाई जा सकती है, कि अगर मुलाकात नहीं होती तो काबीना के बगैर तो सूबा बहरहाल नहीं चल सकता है। दूसरी जानिब जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको काबीना में शामिल करने के हवाले से जो बातें हो रही थी, अब खबर ये आ रही है कि जो मुंतखब MPAs हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि जी कि हम 92 लोग हैं, हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो वजारत ले सके कि गैर मुंतखब लोगों को ये वजारत दी जाएगी। ये क्या अंदर पार्टीज़ में खैर ऐसा होता तो है, तो ये वाला जो इख्तलाफ है इसको किस तरह से देखेंगे? नए वज़ीर आला हैं, यंग वज़ीर आला हैं, लेकिन ये मसला अगर दरपेश आता है, वफाक के साथ भी मसाइल हैं, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा? और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? बानी PTI की रिहाई के लिए क्या ऐसा करना है कि वाकई वो रिहा हो सके, क्योंकि ये तब्दीली भी कुछ अरसे बाद तो पुरानी हो ही जाएगी। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो यही इस पर बात करेंगे कि काबीना नहीं है, अगर काबीना ना हो तो सूबे के मामला उस तरह से नहीं चल सकते। अगर मुलाकात ना हो तो आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, यानी कि इस तरफ गौर किया जा रहा है कि एक मुख्तसर सी काबीना खुद से बना लें वज़ीर आला साहब, ताकि मामूलात जो हैं हुकूमत के वो चलते रहें, बाद में जब कभी मुलाकात हो तो उसके बाद जो है एक्सटेंडेड जो काबीना है या फिर मुकम्मल जो काबीना है उसका ऐलान कर दिया जाए। ज़ेर गौर है ये ऑप्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने शरीक गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है कि जो हमारे नए वज़ीर आला सुहेल खान और 92 हमारे वहाँ पे MPAs हैं, सारों की कंसल्टेशन के साथ मामला हो रहा है, और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली आई, हारी अमीन बेंडापुर साहब को जो उतारा और सुहेल खान अफरीदी चीफ मिनिस्टर आए, तो वो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक है। अब जो नई काबीना बननी है वो इमरान खान के हुक्म के ही ताबे है, उनके हुक्म के मुताबिक बननी है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि एक सूबे का वजीर आला वफाक के नीचे आते हैं, वहाँ के अवाम ने उनको मुंतखब करके वजीर आला भेजा। पहले के वजीर आला के इंतखाब के हवाले से जो चीज़ें मीडिया के अंदर और ऑन ग्राउंड गर्दिश करती रही, वही भी आपने देखी कि हर तरह का हर बार सपोर्ट करने की कोशिश होती रही कि उनको ये वजीर आला का स्लॉट ना मिले। और अब जब वो बन गए हैं तो उनके सबको पता है, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि वो इमरान खान की हदायत के बगैर कोई एक भी कदम नहीं उठाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब काबीना बननी है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेस टू द न्यू चीफ मिनिस्टर,
वफाक जो है और बाकी जितने कोई इदारे हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि जितना हो सके इस मामले को ड्रैग किया जाए और जो मंशूर सुहेल खान अफरीदी की शक्ल के अंदर इमरान खान साहब लेकर आगे चलना चाहते हैं उसको पोस्टपोन किया जाए। तो इस चीज़ की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जी, और दोबारा फिर यही एक बात इदारों से और वफाक से कहते हैं कि इमरान खान साहब के मुलाकात करने दें और उसके बाद काबीना चले और सूबे को लोगों की मंशा के मुताबिक, लोगों के जो उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक इलेक्टेड आदमी को चलाने दें। अच्छा मिस्टर साहब, कुंडी साहब कह रहे हैं जो गवर्नर KP के हैं कि अगर आपने मुलाकात करनी है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त करें, उनसे बात करें तो आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पार्लियामेंट उनसे क्या तवक्को रखे। आपको पता है जब पहले भी मुज़ाकरात की बात हुई तो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब और एक कमेटी बनी थी जिन्होंने ये कहा कि हम आपकी मुलाकात फैसिलिटेट करवाएंगे इमरान खान साहब के साथ बैठ के। अब 26वीं आईनी तरमीम और बाकी जितने पेचीदा मामला थे उसके ऊपर, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की एक भी मुलाकात उस दौर के अंदर पॉलिटिकल कमेटी के साथ ना हो सकी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुलाकात के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन रखे, मंगल का और जुमेरात का, जब मुलाकातें होनी थी इमरान खान साहब के साथ वकला की और उनकी पॉलिटिकल कमेटी की और फैमिली मेंबरान की। और फिर आप हर मंगल और जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के पटच्चे उड़ते हुए देखते हैं। अब वहाँ पे आइन और कानून की जो बेहुरमती होती है उसको देखते हैं और वो हकूक जो एक आम शहरी को या एक आम कैदी को अवेलेबल है अंडर द जेल मैनुअल, वो ही नहीं इमरान खान साहब को मिल रहे, तो किसके आगे जाकर फरियाद करें। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें भी ताबे हो गई एग्जेक्टिव के और उसका केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरी कौम देख रही है। तो पंजाब हुकूमत के साथ क्या बात करें, वो तो वैसे ही बड़े क्लियर है इस मामले के अंदर और इन मुलाकातों को नहीं होने देना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये KPK के अंदर भी जो है ये इनकी गवर्नमेंट ना चल सके। जी साकिब साहब। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ये मुलाकातों वाला मामला तो है, दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो केसेस फिक्स नहीं हो रहे और जो तोशाखाना है उसकी 29 अक्टूबर को तारीख़ अदालत ने रखी हुई है और ऐसे लगता है कि 29 अक्टूबर को फ़ैसला भी आ सकता है मुमकिन तौर पर। और दूसरी तरफ आपके केसेस जो मुकर्रर नहीं हो रहे, कभी जो वो याया अफरीदी साहब उनके पास जो वो दरख्वास्त लेके जाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जब अदालतों से आपको इंसाफ जल्दी नहीं मिल रहा तो जो एहतजाजी सियासत का रुख करना था उसमें ताख़ीर की क्या वजह है? मतलब उसमें कोई ऐसा प्लान है कि जल्दी कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है? देखिए साकिब साहब, बड़ा ही अहम सवाल है और इसका जो पहला जुज़ है वो अदालतों के हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि एलिजिडली जो मतलब सारा केस बनाया गया है, एक कैदी खुद कह रहे हैं कि जी मेरे केसों को सुना जाए, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। अदालतों के अंदर उनके वकला बार बार पिटिशन फाइल कर रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट को आप देख लें, छुट्टियां गुजर गई, उसके बाद अब तक फिक्स नहीं हो रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याया अफरीदी साहब जिस तरह आपने सही पॉइंट आउट किया कि उनके पास जाकर कहते हैं कि जी हमारे केसेस की सुनवाई की जाए। तो इस मुल्क के अंदर अदालतों का, इस मुल्क के अंदर कानून का, इस मुल्क के अंदर आइन जिसके अंदर बुनियादी तौर पर ही हक दिया गया है कि हर आदमी के पास राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू गेट फेयर जजमेंट है, राइट टू गेट फेयर वर्डिक्ट है, वो सारा इस मामले इमरान खान साहब के मामले के अंदर निगेट किया जा रहा है। और उसी हवाले से आपको याद होगा कि 8 फरवरी के बाद मैंडेट चोरी हुआ, तो उसके हवाले से जब हमने तहरीक का आगाज किया तो हमारे वर्कर्स को उठाया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, चादर चार दीवारी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तो चीज़ें वो हैं जो सबको पता हैं, चलती हैं।
आपके एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा है, 18 से 19 माह हो गए हैं। क्या वकला की नाअहली है या आपको वहाँ पे भी लगता है कि फैसला जानबूझ के नहीं दिया जा रहा? सर वकला की नाअहली तो नहीं मैं कहूँगा, ये वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हैं, जिनको मैं एक लीगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मानता, क्योंकि उनका टेन्योर गुजर गया और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम करके एक ऐसी अमेंडमेंट लाई गई कि वो ताहयात ही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे रहे। आप देखते हैं पार्लियामान के अंदर जिसका ये istihqaq था कि जैसे ही मुद्दत पूरी होनी थी, उन्होंने उसके बाद इन कंसल्टेशन विद ऑपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक आईनी ओहदा है उसको फिलअप करना था, लेकिन शोमिये किस्मत उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। और वो शख्स जिसके मुतालिक बहुत सारी सियासी जमातें, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात चीख चीख के कह रही है, बहुत सारी और जमातें पाकिस्तान के अंदर वो ये कह रही है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरा इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरे करने के अंदर नाकाम रहा और उनके ऊपर बाकायदा एक पूरी चार्जशीट है। तो वहां से और उनके सारे के सारे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई रिवेंज टाइप चीजें थी। तो उसको जब देखते हैं तो आप, मेरा ख्याल है ये चीज क्लियर है बड़ी हद तक। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी हद तक क्लियर है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मुझे राना को साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।